जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न 10th में। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम आपका प्रश्नावली 1.3, ठीक है, ये साइड में आ गया है। प्रश्नावली 1.3 के जितने भी प्रश्न हैं उसको एक एक करके करेंगे, एक वीडियो में एक प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये ठीक है थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, जैसे आपको मिल गया कि रूट 5 सिद्ध करो, रूट 3 सिद्ध करो, ठीक है, तो एक एक वीडियो में हम करेंगे। और प्रश्नावली 1.3 जो है आपका, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर वास्तविक संख्या से, ठीक है, रियल नंबर नामक चैप्टर से अगर कहीं से सवाल बनता है तो इसी प्रश्नावली 1.3 से 90% सवाल बनता है। मतलब कि 90% चांस है कि अगर वास्तविक संख्या सवाल पूछेगा तो इसी 1.3 से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। बाकी 10% में आपका 1.12 से भी पूछ सकता है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में चीज़ें छप जाए और चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम प्रश्न संख्या 1 से वीडियो को शुरू करते हैं। हमको करना क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। पीछे हम इससे रिलेटेड 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्नावली में, ठीक है, हम कैसे चीज़ों को करेंगे। ध्यान दो, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध कीजिए। वहाँ पर ही हम आपको बताए थे कि रूट 3 जैसे हम सिद्ध करते हैं वैसे ही रूट 2 को भी सिद्ध करेंगे, वैसे ही रूट 5 को भी सिद्ध करेंगे, वैसे ही रूट 7 को भी सिद्ध करेंगे। रूट के अंदर एक संख्या अगर मिल जाती है, मान लो रूट 11 दे दे, हालांकि रूट 11 आता नहीं है, ठीक है, कभी, लेकिन मान लो दे दे, रूट अंदर 13 दे दे, रूट अंदर 17 दे दे, ठीक है, रूट अंदर आपका, ठीक है, 15 दे दे, कुछ भी दे दे, यही तरीका होगा जैसे रूट 3 का तरीका था, उसी तरीका से हम रूट 5 को भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये हम आपको बता दिए। करते कैसे, अगर आपने नहीं देखा है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, बस अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले प्यारे प्यारे अक्षर में हम हल लिख देंगे। करने का तरीका क्या था कि जैसे हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम रूट 5 को मान लेंगे कि परिमेय संख्या। उल्टा, ठीक है, दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय है, लेकिन हम मान लेंगे कि परिमेय है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 एक, ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 एक परिमेय संख्या अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जहाँ लिख सकते हैं। और जहाँ p और q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या बनता है, परिमेय बनता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक होता है, तथा परिमेय में p और q क्या होता है, सह अभाज्य होता है। ठीक है, क्या होता है, सह अभाज्य होता है। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब किसी को नहीं मालूम है, ठीक है, तो जान लो कि सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, ठीक है, जहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, या यूँ बोले तो उसका एचसीएफ 1 होता है। जैसे 3 और 5 है तो 3 और 5 में कुछ कॉमन है, नहीं है। ठीक है, तो 3 और 5 एक सहअभाज्य संख्या। उसी प्रकार अगर रूट 5 को हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो रूट 5 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक तो होगा ही, क्योंकि पूर्णांक बटा पूर्णांक मिलकर ही परिमेय बनता है। लेकिन रूट p और q जो होगा वो सहअभाज्य भी होगा। जैसे 4/3 लिखते हैं तो 4 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय बन गया, और 4 और 3 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। करने का तरीका क्या रहता है कि हम माने गए कथन को गलत साबित करते हैं। यहाँ पर हमने p और q को सहअभाज्य माना है, पहले तो परिमेय माना तो p और q क्या आया, सहअभाज्य आया, क्योंकि p और q सहअभाज्य होगा तभी परिमेय बनेगा। ठीक है, ऐसे 6/4 को भी कोई ये मत करना कि सर 6/4 भी तो परिमेय है। लिखा तो आपने 6/4, लेकिन जब इसको काटोगे तो 3/2 आएगा। ये एक परिमेय है और 3 और 2 क्या है, सहअभाज्य है। तो हमने माना है कि p और q सहअभाज्य है। हम कैसे भी करके p और q को, ठीक है, सहअभाज्य का मतलब हो गया कि p और q में कुछ कॉमन नहीं है। हम कैसे भी करके ये साबित कर देंगे p और q में कुछ कॉमन है। अगर ये साबित हो गया कुछ कॉमन है तो हमारा माना गया कथन गलत है। अगर माना गया ये कथन गलत है कि p और q सहअभाज्य है, तो हमारा माना गया ये कथन की परिमेय है, ये भी गलत है, क्योंकि परिमेय के ही रेफरेंस से आया है कि ये सहअभाज्य है। यानी कि हमने परिमेय संख्या माना तब p/q लिखा, तब p और q सहअभाज्य आया। अगर मानना सहअभाज्य गलत है तो परिमेय संख्या मानना गलत है। और अगर हमारा मानना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या ये गलत है तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दो ही तरह की संख्या है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अगर परिमेय मानना गलत है तो भैया अपरिमेय है। अगर ऑप्शन ए, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन हो और आपने ऑप्शन ए पर टिक किया, अगर ऑप्शन ए गलत हो गया तो सही कौन है, ऑप्शन बी। तो अगर मेरा परिमेय संख्या मानना गलत है तो क्या, अपरिमेय है। ठीक है, बस यही चीज़ हमको करना है, बस कथन को गलत साबित करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट 5 q हो जाएगा और ये बराबर में p हो जाएगा। इसको कर देंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 में करेंगे दोनों तरफ वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पर लिख देना, समीकरण 1 में दोनों तरफ
ठीक है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब वर्ग करेंगे तो ये √5 क्यू का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में ये पी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक न्यू टैब ले लेते हैं, ठीक है। जब √5 का वर्ग करेंगे तो ये 5 क्यू², ठीक है, बराबर में पी² बन जाएगा, ठीक है। क्यू² बराबर आ जाएगा पी² बटा में 2, इसको कह देंगे पी² बटा में 5, इसको कह देंगे समीकरण 2, ठीक है। फिर वहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आ गया कि पी² बटा में 2, चूँकि पी एक पूर्णांक है तो पी² भी एक पूर्णांक है और पी² के बटा में 5 है, यानी कि पी² 5 से विभाजित है, और अगर पी² 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि, ठीक है, पी², ठीक है, 5 से, ठीक है, क्या है, विभाजित है, ठीक है, पी² 5 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, ठीक है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, पी भी 5 से, ठीक है, क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, पी भी 5 से विभाजित होकर होगा, ठीक है, पी भी 5 से विभाजित होगा। अब मान लो कोई संख्या 5 से विभाजित है तो वो संख्या वो उसका एक गुणनखंड होगा। जैसे p 5 से विभाजित है तो p का एक गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। जैसे 4 2 से कट जाता है तो 4 का एक गुणनखंड 2 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और 4 2 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है, 2 दूनी 4। मान लो 1 2 को ऐसे ही रहने देंगे, इस 2 को दर्शा देंगे k1 से, ठीक है, किसी पूर्णांक से। तो अगर p 5 से विभाजित है यानी p 5 का मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि p को हम लोग 5k1 लिख सकते हैं, ठीक है। p क्या है, 5 का मल्टीपल है तो p को 5k1 लिख सकते हैं, इसको कह देंगे समीकरण 3। यानी कि p के अंदर 5 है, ये तो हमने साबित कर दिया, ठीक है। p के अंदर क्या है, 5 है, क्योंकि p 5 का मल्टीपल है, यानी p के अंदर 5 है। 5 में किसी संख्या से गुना किए k1 से, तब जाके हमको p आया, यानी कि p के अंदर 5 है, p में 5 छुपा हुआ है, ठीक है। यानी 5 का ही एक गुणनफल क्या है, p है, ठीक है। तो p के अंदर 5 है, ये तो हमने साबित कर दिया। अब कैसे भी ये साबित हो जाए कि q के अंदर भी 5 है, तो p और q में 5 कॉमन आ जाएगा, और जब p और q में 5 कॉमन आ जाएगा तो हमारा ये मानना कि ये सहभाज्य है, ये गलत हो जाएगा, और जब ये गलत हो जाएगा तो परिमेय मानना गलत हो जाएगा, तो ये अपरिमेय ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। अब q में भी 5 कैसे कॉमन है ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस p के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देना p का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, p का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, किस में रखने पर, p का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब p का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, q² बराबर p² बटा में 5, ठीक है। इसका मान समीकरण 2 में यहाँ पर हम रख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो जब हम p का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो ये q² बराबर p का मान हमारा कितना है, ठीक है। यहाँ पर देखो p का मान कितना, 5k1, तो p के जगह रख देते हैं 5k1 का स्क्वायर, ठीक है, बटा में कितना 5, ठीक है। तो ये q² बराबर हो जाएगा 5k1 का 25k1 का स्क्वायर, क्योंकि 5k1 का स्क्वायर तो 25k1 स्क्वायर बटा में 5 से ये कट जाएगा, ठीक है, 5 बार में। तो q² बराबर 5k1 स्क्वायर, ठीक है। 5 को अगर हम इस पार करें तो ये q² बटा में 5 बराबर k1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि k1 स्क्वायर बराबर आपका q² बटा में 5 आ जाएगा, इसको कह देना समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब जैसे p² बटा में 5 था तो हमने कहा p² 5 से विभाजित है, q² बटा में 5 आया तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से हम क्या कह सकते हैं कि q² 5 से विभाजित है, ठीक है, q² जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है, ठीक है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है, q भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, अगर q 5 से विभाजित है तो हम q को क्या लिख सकते हैं, 5 का ही मल्टीपल, q को हम 5k2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। इसको समीकरण 5 का देंगे, q 5 से विभाजित है यानी q 5 जो है, q जो है वो 5 से पूरा कट जा रहा है, यानी q का एक गुणनखंड 5 है, यानी कि q 5 का मल्टीपल है। जैसे 16 है, 16 2 से पूरा कट जाता है, ठीक है, तो 16 का एक गुणनखंड 2 है, या यूँ बोले 16 जो है वो 2 का मल्टीपल है, 2 गुना 8 किए तब जाके क्या आया, 16 आया। उसी प्रकार अगर q 5 से कट जा रहा है यानी कि q जो था वो 5 में किसी संख्या से गुणा किए तब जाके q आया, इसलिए q 5 से पूरा कट जा रहा है, यानी कि q को हम लोग 5k2 यहाँ पर कोई एक संख्या, कोई एक पूर्णांक है, ठीक है, तो q को हम लोग 5k2 के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 5, यानी कि q के अंदर भी 5 है, ठीक है। समीकरण 5 के हिसाब से ये पता चलता है कि q के अंदर भी 5 छिपा हुआ है, और यहाँ देखो तो समीकरण 3 के हिसाब से ये पता चलता है कि p के अंदर भी 5 छुपा हुआ है, यानी कि समीकरण 3, ठीक है, और समीकरण 5 से हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3, ठीक है, एंड समीकरण 5 से, ठीक है, 5 से हम कह सकते हैं कि, हम कह
सकते हैं कि, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि P एंड Q का उभयनिष्ठ, ठीक है, P एंड Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब ध्यान दो, हमने P और Q को माना था कि भैया P और Q जो है वो सह अभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन समीकरण 3 और 5 से ये आ गया कि P और Q में 5 कॉमन है, ठीक है, 5 क्या है, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी कि 5 दोनों में कॉमन है। तो समीकरण के हिसाब से आ गया 5 कॉमन है, हम माने थे कि कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। जैसे हम माने कि कुछ कॉमन नहीं है, आ गया कुछ कॉमन है, तो विरोधाभास हो गया, और विरोधाभास हो गया यानी कि हमारा माना गया कथन क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट लाइन कि अतः, लिख देना कि अतः, ठीक है, हमारा मानना, ठीक है, हमारा मानना कि रूट, या पहले ये लिख देना हमारा मानना कि P एंड Q सहअभाज्य है, यह गलत है, ठीक है, सहअभाज्य, ठीक है, अभाज्य है, ठीक है, यह गलत है, ठीक है, यह गलत है। तो P और Q अगर सहअभाज्य मानना यह गलत है, ठीक है, तो या फिर इसलिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है, हमारा मानना, इसलिए हमारा, ठीक है, मानना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह भी गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यह भी क्या है, गलत है, ठीक है। अतः अगर हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या ये गलत है, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अतः √5, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हो गया आपका प्रूव्ड। चूँकि सिद्ध करना था तो यहाँ पर हम प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के प्रश्न को करेंगे। थैंक यू सो मच।